हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग बॉन्ड फिजन के बारे में यानी होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हमने तुरंत रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें हम लोग पहला फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़े, उसकी स्टेबिलिटी देखें। उसमें एक चीज़ छूट गया था कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल्स का क्या होता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो कोई भी अगर एक फ्री रेडिकल लें, जैसे कि यहाँ पे तीन तीन सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3। तो ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारा स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, और जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम है वो तीनों हाइड्रोजन एटम से जो जुड़ा है वो ऐसे आपके ट्राइगोनल्स में पहुँच जाता है, ऐसे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है आपका अगर इस फ्री रेडिकल की बात करें। और जो हमारा एक फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे इसमें आ जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। ठीक, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, एलिमेंट्स होते हैं वो 120 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से, और स्ट्रक्चर आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये चीज़ छूट गया था। अब हम लोग आज शुरू करते हैं जो नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है हमारा, कौन सा, कार्बोकेटाइन, या फिर जिसको कार्बोनियम आयन पहले कहा जाता था। तो शुरू करतम हम लोग कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन पहले बोला जाता था, अब नहीं, पहले इसका नाम यही था। तो कई बार लोगों को पहले के नाम से भी बुलाया जाता है, लेकिन अभी जो उनका भाई साहब का नया नाम चेंज हो चुका है, एफिडेविट दे चुके हैं ये, इनका नाम है कार्बोकेटाइन। तो क्या होते हैं कार्बोकेटाइंस, किनको कहा जाता है, कौन से ये स्पीशीज का नाम है, कहाँ से आया ये, तो कहाँ से आया है। तो जब अभी हम बॉन्ड फिजन पढ़ रहे थे तो जो सेकेंड बॉन्ड फिजन था हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है कि जो शेयर पेयर का इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई एक ही एलिमेंट जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपनी तरफ लेकर गायब हो जाता है, और गायब होने की वजह से का एक एलिमेंट पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला उसके बैलेंस में सेल में 6 इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जबकि नेगेटिव चार्ज वाले पे एक लोन पेयर हो जाता है और वो उसके पास ऑक्टेट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, एक AB मॉलिक्यूल है, इसमें B जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नहीं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों को, जब दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहाँ पर कंप्लीट एरो से दिखाते हैं, कंप्लीट कर्व्ड एरो से ट्रांसफर दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। और जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ये क्या आपका हेट्रोलिटिक फिजन। तो A पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस सेल में। दूसरा जो B है जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके पास ऑक्टेट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। ठीक है, तो ये जो स्पेसीज है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस सेल में, जिसके सेक्सटेट ही कंप्लीट हो रहा है, इसी भूत को, इसी शख्स को हम लोग कहते हैं कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम्स a group of atoms in which carbon atom contain, in which positively charged carbon atom, positively charged carbon atoms carry 6 electron in its valence shell, carry
only 6 electrons, that is sextet of electrons, that is sextet of electrons in its valence shell. क्या डिफिनेशन? अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन विच पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम कैरी ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल, इज कॉल्ड कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं. ठीक है, डिफिनेशन अगर आप पॉज करके लिख लिए तो हम इरेज कर रहे हैं और इसके एग्जांपल्स को देखते हैं. और सपोज करिए कि एक हमारा मिथाइल क्लोराइड है. ठीक है, ये हमारा क्लोरोमीथेन है. इसमें जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? आप ही बताइए भाई बहनों. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन. अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा. जो ज़्यादा ताकतवर है वो क्या करेगा? हिस्सा ज़्यादा लेना चाहता है. तो ये क्या करता है? शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है. हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है यहाँ पे. जिसकी वजह से क्लोरीन शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेकर गायब हो जाता है और इस पे आ जाता है आपका माइनस चार्ज. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो लेके भागा है. और जो आपका ये बचा CH3 मिथाइल, इस पे क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया. या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन. यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसके बैलेंस में बस 6 इलेक्ट्रॉन है. कहाँ से? 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन. डिफिनेशन क्या बोला हमने? एन ग्रुप ऑफ एटम इन विच पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम कैरी ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल, इज कॉल्ड कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन. तो यही हमारा है कार्बोकेटायन या फिर कहें तो कार्बोनियम आयन. ठीक है, तो आप यहाँ पे इस रिएक्शन को लिख सकते हैं. इसमें और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं और भी डिफरेंट रिएक्शंस लेकर. जैसे मान लीजिए यहीं पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह पे एक और CH3 ग्रुप जोड़ दिया. इसी तरह से और यहाँ पे कोई और भी आप ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं. तो जिस तरह का ग्रुप हम लेंगे यहाँ पे उसी तरह का हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा. फ्री रेडिकल्स करें, सॉरी, कार्बोकेटायन. ठीक है, अब जैसे कि हम लोग फ्री रेडिकल्स में पढ़े थे स्टेबिलिटी के बारे में, तो उसी तरह से कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है, अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें हम लोग कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. हेडिंग लगा लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस. ये भी जो होते हैं ये भी इंटरमीडिएट हैं और इंटरमीडिएट जो भी होते हैं उन सब की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने की वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी, हम लोग कुछ कार्बोकेटायंस लिख ले. एक हम लिख लिए इसको, एक में हमने एल्काइल ग्रुप एक लगा दिया कार्बन से, एक में 2 कार्बन केटायन एल्काइल ग्रुप लगा दिया, एल्काइल ग्रुप 2 लगे और एक में 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिया हमने. तो जैसे हम लोग फ्री रेडिकल्स में डिफाइन किए थे, डिवाइड किए थे टाइप्स फ्री रेडिकल्स के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, ये 1 डिग्री है क्योंकि जो कार्बन एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी एक कार्बन एटम से जुड़ा है. एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? CH3 C2H5
ये सभी जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं यही क्या कहते हैं, तो ये एक कार्बन एटम से यहाँ से जुड़ा हुआ है और इसमें ये दो कार्बन एटम से दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो इसको 2 डिग्री कहेंगे और इसको 3 डिग्री कहेंगे क्योंकि ये 3 से जुड़ा है। और इसी को प्राइमरी, इसको सेकेंडरी और इसको टर्शियरी। नाम तीनों का क्या होगा, ये आपका क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है, सॉरी मिथाइल कार्बोकेटाइन है। ये क्या है, 2 कार्बन अगर हो रहे हैं तो यहाँ पे इथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा, कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा और ये टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा अगर तीनों पे CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इस पे बात कर लें कि कैसे इसकी स्टेबिलिटी होगी। जैसे हम लोग फ्री रेडिकल में कहे थे उसके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ये अगर डीलोकलाइज हो जाए यानी गायब हो जाए, यहाँ से न गायब हो तो कम से कम डीलोकलाइज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। चार्ज ही की वजह से वो क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो चार्ज हटाना है। तो अब अगर चारों को ऑब्जर्व करें तो इसमें 3 हाइड्रोजन एटम कार्बन से जुड़े हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 एल्काइल ग्रुप, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप और इसमें 3 एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें एक कार्बन एक एल्काइल ग्रुप दे रहा है, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इसमें इसको 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है इस केस में नो एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप इससे अटैच नहीं है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर सके। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप हैं और तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देकर इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप खुद बताइए कि इन चारों में किसका पॉजिटिव चार्ज सबसे आसानी से न्यूट्रलाइज होगा। तो आपका आंसर आई होप यही होगा कि जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो सबसे आसानी से इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, फिर उससे आसानी कम इसमें, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। तो जिसका जितना जल्दी न्यूट्रलाइज होगा वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का अगर आर्डर को कहें तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री और उससे भी कम मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। जैसे कि हम लोग फ्री रेडिकल्स में बताए थे हाइपर कंजुगेशन से, वो चीज़ यहाँ भी बता सकते हैं हम। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से बता दे रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन देगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा इफेक्ट यानी हाइपर कंजुगेशन से बता दें कि जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही आसानी से स्टेबल होगा। तो फ्री रेडिकल्स में भी यही हो रहा था कि 3 यहाँ पे अल्फा कार्बन जुड़ रहे थे तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे भी 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम। तो ये दोनों इफेक्ट से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग इसकी स्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट से भी और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी, इन दोनों इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल्स और अगर कार्बोकेटाइन में डिफरेंशिएट करने को कहा जाए, दोनों की स्टेबिलिटी वही है रही है 3, 2, 1 और मिथाइल को फॉलो कर रही है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो वहाँ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को लेते हैं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में दोनों में सेम इफेक्ट बता रहा है कि ये 9 इसमें बन रहा है इसलिए स्टेबल है। लेकिन हम लोग फ्री रेडिकल्स को इंडक्टिव इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी के बाद टर्म आता है कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लें, जैसे कि अभी हम लोग फ्री रेडिकल्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइंस या फिर कार्बोनियम आयन।
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी कार्बोकेटाइंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अभी हम एक कार्बोकेटाइन ले लें, अगर कोई भी एक कार्बोकेटाइन ले लें, एक कार्बोकेटाइन है ये हमारा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। तो पिछली बार की तरह से इसमें कितने हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जैसे फ्री रेडिकल्स में हो रहा था वैसे यहाँ पे भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, जियोमेट्री जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और इसमें जो एंगल होगा एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में, वो 120 डिग्री होगी। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, वो ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, एम्प्टी जो होगा। अब आप इसको ऐसे अरेंज कर लें, ये जो हमारे ग्रुप्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और एक यहाँ पे, ये ऐसे आपस में एक दूसरे से जुड़े थे जिससे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। और ये हमारा एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो कहे थे गायब हो गए थे, दूसरा एलिमेंट लेकर भाग गया था। पुलिस वाले में अब FIR लिखाया गया, देखिए खोजते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया। अगर इसका स्ट्रक्चर बना रहे थे यहाँ पे R ऐसे, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है कार्बोकेटाइन का। पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड टाइप यानी कार्बेनाइन के बारे में पढ़ने। ठीक है, अगर जैसे स्टेबिलिटी हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप की जगह पे कहीं अगर फिनाइल ग्रुप आ गया तो वहाँ पे तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे, तो वो और स्टेबल होगा। ठीक है, अगर प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अलावा आपको अगर फिनाइल कार्बोकेटाइन दे दिया है ग्रुप के जगह पे, एल्काइल ग्रुप की जगह पे, तो वो और स्टेबल होगा क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ग्रुप या कोई इंटरमीडिएट स्पीशीज और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग तीसरे टाइप की यानी कार्बेनाइन के बारे में। थर्ड, कार्बेनाइन। कार्बेनाइंस क्या होते हैं, ये भी एक तरह के क्या हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। इसमें जैसे अभी हमने देखा कार्बोकेटाइंस में कि जब हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है तो शेयरिंग पेयर का इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो लेकर गायब हो जाता है, जिस पे उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, और उसी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बेनाइन कहते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम, a group of atoms in which carbon atom carrying negative charge, a group of atoms in which negatively charged carbon atom negatively charged carbon atom carry 8 electrons, that is octet of electrons in its valence shell is called कार्बेनाइन, इज कॉल्ड कार्बेनाइन। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि सपोज करिए कि मिथाइल से एक कोई ग्रुप जुड़ा है X जो कि कार्बन से भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको अगर ऐसे आपको एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये आपका X जुड़ा है जो कार्बन से भी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे जब हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा तो ये क्या होगा, शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन ले लेगा और लेने की वजह से कार्बन पे
एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जिस पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और X जो है वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये कार्बन जो है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके ऑक्टेट में, इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन आयन। अ कार्बन एटम negatively charged carbon atom carrying 8 electron in its valence shell is called कार्बेनाइन। और ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ये भी क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत इसकी लाइफ स्पेन जो होती है बहुत कम होती है और ये हाईली अनस्टेबल यानी लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग लाइक फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेटायंस वी कैन आल्सो डिफाइन कार्बेनाइन एज प्राइमरी, secondary and tertiary, that is 1 degree, 2 degree and 3 degree. Carbon ions can be also classified as 1 degree, 2 degree and 3 degree depending upon the carbon atom carrying negative charge attached to the number of carbon atom। यानी जो कार्बन एटम जिस पे नेगेटिवली चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा है या फिर कहें तो कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री। अगर 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो 2 डिग्री, अगर 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो 3 डिग्री। और मिथाइल वाले में कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं होता। ठीक, तो ये आपके फ्री रेडिकल्स हैं, सॉरी कार्बेनाइंस है। फ्री रेडिकल तो लग रहा है दिमाग में फ्री हो गया है, घूम रहा है चारों तरफ, बार बार फ्री रेडिकल्स आ रहा है। ये आपका मिथाइल हो गया, मिथाइल कार्बेनाइन। अब इसकी स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी तो यहाँ पे भी अनस्टेबल क्यों है, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास, उसी की वजह से ये अनस्टेबल है। भाई चार्ज नहीं चाहिए, ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ना नेगेटिव चार्ज, ये सब नहीं चाहिए, हमें स्टेबल होना है। तो स्टेबल कब होंगे, जब इनका नेगेटिव चार्ज हटेगा। लेकिन यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और हम जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। भाई एक तो पहले ही से मैं निगेटिवली चार्ज्ड हूँ और तुम तीनों भी मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ये तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब उसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये अनस्टेबल था माइनस चार्ज की वजह से ही और अनस्टेबल हो गया। इसमें 2 ही देने वाले हैं और इसमें 1 ही देने वाला है और इसमें इत्तेफाक से कोई भी देने वाला नहीं है। तो वही होता है, हर अपना टाइम आएगा। जो ये अभी तक इसके पास कोई नहीं था बेचारा, इसीलिए लेस स्टेबल कहलाता था। इस बार ये कोई ना होने की वजह से मोस्ट स्टेबल कहलाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा कर इसको और अनस्टेबल बनाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया। इसमें 1 एल्काइल ग्रुप है जो इसको अनस्टेबल बना रहा है, इसमें 2 हैं तो ये और भी अनस्टेबल हुआ, और इसमें 3 तो सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल होगा वो होगा हमारा 3 डिग्री। तो अगर इसके स्टेबिलिटी के आर्डर को लिखना हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मिथाइल होगा। उसके बाद कौन होगा, तो 1 डिग्री होगा। उसके बाद कौन होगा, 2 डिग्री होगा। और सबसे कम कौन होगा, 3 डिग्री होगा। तो अगर कार्बोकेटायन की और कार्बेनाइन में डिफरेंस पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन में मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री होता है, लेकिन कार्बेनाइन में लिस्ट स्टेबल 3 डिग्री होता है। कार्बोकेटायन में लिस्ट स्टेबल मिथाइल होता है, मिथाइल कार्बोकेटायन, लेकिन कार्बेनाइन में मोस्ट स्टेबल मिथाइल कार्बेनाइन होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसकी स्टेबिलिटी शायद कन्फ्यूजन हो रही हो। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो रहा है, तो इसमें 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, वो इसको और इलेक्ट्रॉन देकर उसको और अनस्टेबल बना रहे हैं। उसके कंपेरिजन में इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रुप हैं
रिलीजिंग ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसको अनस्टेबल बना सकते हैं। इसमें एक ही और इसमें कोई नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा? ये, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं जो इसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाकर इसको और अनस्टेबल कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप अगर स्टेबिलिटी के आर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिथाइल कार्बन अनस्टेबल, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल ये होगा आपका और लेस्ट स्टेबल ये होगा आपका। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लिए। फिर इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन। स्ट्रक्चर तो जो हम यहाँ पे एक फ्री रेडिकल लिए हैं, अब इसके अगर मान को काउंट करें तो 1 2 3 और एक यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लो अनपेयर, तो जिसकी वजह से इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चतुष्फलकी जिसको कहा जाता है। और एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री भी कई जगह दिया रहता है। यानी अगर बात करें तो ऐसे कार्बन, ये आपके हाइड्रोजन एटम, और जो आपका निगेटिव चार्ज होता है वो ऐसे यहाँ पर लोन पेयर के रूप में यहाँ पे स्टेबल होता है। और ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये है आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन। अब ये था आपका थर्ड कार्बेनाइन। इसके बाद भी 2 और हैं जो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में भी देख लें हम लोग। कार्बिन्स और नाइट्रेंस। कार्बिन्स, कार्बिन्स क्या होता है कि इसमें जो होता है ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसमें एक न्यूट्रल स्पेसीज है, जिसमें कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और न्यूट्रल स्पेसीज in which carbon atom carry 6 electrons in its valence shell, 6 electrons in its valence shell of two of which आर शेयर्ड, जिसमें 2 क्या होते हैं? शेयर्ड होते हैं। एग्जाम्पल CH2, मिथाइल, जो इसका सबसे सिंपलेस्ट कार्बिन होता है वो है मिथाइल कार्बिन, मिथाइलिन कार्बिन, जिसमें 2 इसके शेयर्ड हैं यहाँ पे, 2 ये, तो 2 2 4 और 2 हाइड्रोजन के 6 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बिन है वो हमारा है मिथाइलिन कार्बिन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बिन। इसमें एक न्यूट्रल स्पेसीज जिसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं जैसे डाइजोमीथेन अगर ले लें CH2N2, इसका जब हम लोग फोटोलिसिस कराते हैं, मतलब लाइट से जब रिएक्शन कराते हैं, तो ये नाइट्रोजन जो है वो दोनों अलग हो जाते हैं और बन जाता है आपका कार्बिन, मिथाइलिन कार्बिन। यही हमारा है कार्बिन। ठीक है, इसी तरह से जो आपका लास्ट वन है नाइट्रेंस। नाइट्रेंस जो होते हैं वो सिमिलर टू होते हैं कार्बिन। नाइट्रेंस आर द सिमिलर टू कार्बिन्स। जैसे यहाँ पे कार्बन से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह से नाइट्रोजन में भी 2 अनपेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रेंस। कार्बन नाइट्रेंस आर द नाइट्रोजन एनालोगस ऑफ कार्बिन्स। और ये भी कैसे बनते हैं?
एजाइड्स या हाइड्रोजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है H3N। इसका भी जब यूवी लाइट से रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो इसमें से 2 H हट जाते हैं, H2 निकल जाता है और एक H और एक N, और N के पास तब 2 हाइड्रोजन निकल गए तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं, इसी शख्स को नाइट्रिन। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इसके ये और एक इसका 3 और 2 इसके पास ये 2 इसका 4 और इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर हुए वैलेंस शेल में? 6 इसके पास भी और इसके पास भी, यानी दोनों के पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या कि नाइट्रिन्स होते हैं एनालॉगस होते हैं कार्बन्स के, नाइट्रोजन एनालॉगस ऑफ कार्बिन्स, सिमिलर ही होता है, इसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि हमारे कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल्स। तो उनके स्टेबिलिटी को, उनके टाइप्स को, उनके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो डाउट्स होगा उसको अच्छे से पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उस पर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, और नहीं प्रॉब्लम है, सब समझ में आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फटाफट, और अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रीजन के बारे में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।